नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है और इसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। तो सन 1989 में जब डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने इस तरह से बताया कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, तो पूरे जगत में इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर में काम होने लगा और लोगों ने यह पाया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है, यानी डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने भी देखा और काफ़ी पेशेंट के ऊपर इस अनुभव करने के बाद यह समझ में आया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रियल में रिवर्स किया जा सकता है और डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से होती है उसके बारे में बताया था, लेकिन हम उसी को वापस से रिकैप करते हुए थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जब इंसान पैदा होता है तो प्रकृति यानी गॉड इस तरह का प्रयोजन करके उसको ज़मीन पर भेजता है कि जब बच्चा ज़मीन पर जाएगा तो ये नॉर्मल तरीके से रहेगा और इसके पास जो पैंक्रियाज नाम की फैक्ट्री बना करके भेजता है वह थोड़ा थोड़ा नॉर्मल तरीके से इंसुलिन बनाते रहेगी और पूरी ज़िंदगी भर उसको इंसुलिन बनाते रहेगी और वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चा यहाँ पैदा होते ही पिज़्ज़ा बर्गर की दुकान पर दौड़े दौड़े जाता है और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है, और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है उसके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्लूकोज जैसे ही खाने के बाद डाइजेशन सिस्टम से ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तब इंसुलिन भागे भागे आता है और उसको सेल्स में पहुंचा देता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, रेगुलर अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है और उस कंडीशन में इंसुलिन को बार बार काम करना पड़ता है और इस तरह से सेल्स और इंसुलिन के बीच में एक प्रतिरोध पैदा होता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और आगे जा कर के इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहने लगती है, और जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहने लगती है तो हमें जांच करने के बाद यह पता लगता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि डायबिटीज़ हो जाने के बाद हम क्या करते हैं। जैसे हमें मालूम पड़ता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब हम दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रीटमेंट का दो मेथड है। जो पहला मेथड है जहाँ ये बताया जाता है कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती और हम उसी मेथड की तरफ ज़्यादा भागते भी हैं। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमें एक गोली देता है, और डॉक्टर जब गोली देता है तो वो गोली जैसे ही हम खाते हैं वह गोली जा करके शरीर में हमारे पैंक्रियाज को ज़बरदस्ती पुश करके अधिक से अधिक इंसुलिन निकालने का काम करती है। और जैसे ही इंसुलिन ज़्यादा हमारे ब्लड में आता है वह एक गुंडा टाइप का अपना इफेक्ट दिखाता है और वो बढ़ी हुई ज़्यादा मात्रा में आई हुई इंसुलिन उस शुगर को सेल्स में डाल देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगले दिन हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल मिलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई गोली तो बहुत कारगर थी, गोली ने बहुत अच्छा काम किया, शुगर हमारी कम हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, अगले दिन फिर वापस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं और वापस गोली खाते हैं। इस तरह से हम गोली खाते रहते हैं और उस गोली से जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हमारे द्वारा होते रहता है वह गोली पैंक्रियाज को पुश करके अधिक से अधिक इंसुलिन निकालती है और वह इंसुलिन सेल्स को ज़बरदस्ती सेल्स में उस शुगर को ठूस देती है। अब होता क्या है कि सेल्स क्या करेगी आगे। अब हम इस बात को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सेल्स में शुगर को जाने के बाद होता क्या है, फ्यूचर में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो शुगर जैसे सेल में जाती है, सेल में जाने के बाद सेल्स क्या करेगा, सेल्स की भी तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना, वो एक लिमिट मात्रा में उसका यूज करेगा। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ज़बरदस्ती इंसुलिन के द्वारा ठूस दिया जाता है तो उस शुगर को सेल्स डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट कैसे करती है, एज ए फैट के रूप में उसको एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट करने लगती है। जब डिपॉजिट करने लगती है तो हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हम मोटे होने लगते हैं, मतलब हम फैटी होने लगते हैं।
तो इस तरह से हम डायबिटीज़ का इलाज करने निकले थे और हम यहाँ मोटापा लेकर आते हैं। मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा बढ़ने के साथ साथ में जैसे ही ब्लड में शुगर, इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे जैसे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, ज़्यादा शुगर रहती है, तो उस कंडीशन में ब्लड एक तरह से मोटा हो जाता है और ब्लड अपने मतलब पतलापन को मेंटेन करने के लिए अधिक से अधिक रिटेंशन वाटर बॉडी से सोख लेता है और वाटर रिटेंशन चालू होता है। जब वाटर रिटेंशन चालू होता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हम देखेंगे कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है मतलब बीपी भी बढ़ने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ में फिर हम देखते हैं कि आर्टरी ब्लॉक होने लगती है। आर्टरी ब्लॉक कैसे होती है कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसको फैट में डिपॉजिट करती है सेल्स, तो इस तरह से आर्टरी ब्लॉक होने लगती है और हम देखते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसुलिन लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो किडनी भी खराब होने लगती है, किडनी की बीमारी होने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम एक डायबिटीज़ का इलाज करने निकले थे, लेकिन यहाँ तो नामालूम कितनी बीमारियाँ हमें और मिलते चली जा रही हैं और मिलते चली जा रही हैं और बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं और यह बताना चाहेंगे कि जैसे हम गोली खाते हैं तो गोली आपके शुगर को करती क्या है। शुगर तो कहीं जाती नहीं है, शुगर तो हमारे ब्लड से सेल्स में डाल दी जाती है। इंसुलिन को ज़बरदस्ती बाहर रोल में आना पड़ता है और वह बढ़ी हुई इंसुलिन ज़बरदस्ती सेल्स में वापस डाल देती है और हम देखते हैं कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पहले था वो और ज़्यादा होने लगता है। मतलब हमारा यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हमारे पास और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शुगर तो कहीं जा नहीं रहा है, हमारा इंटेक उसी तरह से चालू है, हमारा खाना उसी तरह से चालू है, हम उतना ही इंटेक ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते रहते हैं। तो मतलब बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, केवल हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कम दिखता है। हमें लेवल दिखाया जाता है कि भाई आपका लेवल कम हो गया, हमें भी अच्छा लगता है, हमारा अगले दिन ब्लड शुगर लेवल कम मिलता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद यही गोली अपना असर कम करने लगती है। ऐसा अपना असर कम क्यों करती है? क्योंकि रेजिस्टेंस और बढ़ने लगता है, रेजिस्टेंस और बढ़ने लगता है। तो जिस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, हम गोलियां खाते जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से था, अब वो और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और हमारे पास और भी बीमारियों का एक ढेर सा हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आते रहती हैं। तब हमें समझाया जाता है कि भाई आपको अभी आने वाले समय में इस तरह से गोलियां खाते रहना है और वापस हम देखते हैं कि एक गोली खा रहे थे, कल 2 गोली खाते हैं, कल 2 गोलियां और बढ़ती हैं, गोलियों की पावर बढ़ती है और हमें ये भी बताया जाता है कि आपको अलग अलग प्रकार की और भी बीमारियां आपको हो सकती हैं। मतलब हमें इस तरह से प्रिपेयर किया जाने लगता है। तो और हम भी दूसरा, हमारे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं रहता है, हम भी समझते हैं चलो भाई ठीक है, इस तरह से अभी चलना है, गोली खाना है, चलते रहना है और फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो उस तरह की भी दवाइयाँ हमारे पास एक एक करके बाद में चालू हो जाती हैं और ये हमारा रूटीन बन जाता है। गोली खाना है, खाना खाना है, चलते रहना है और हम ठीक कभी भी हेल्दी नहीं महसूस करते हैं। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ये देखा कि जब हम इस तरह से गोलियां खाते हुए बीमारियों को बढ़ा रहे हैं और बीमारियों को बढ़ाने से होता क्या है कि इसमें हमारा एक जन का फ़ायदा नहीं होता है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, कभी इनके पास जाते हैं, कभी उनके पास जाते हैं, कभी उनको कुछ पैसा देते हैं, कभी इनको कुछ पैसा देते हैं। इस तरह से हम कामधेनु बन जाते हैं। कामधेनु मतलब हम जिंदगी भर लोगों को पैसा देते रहते हैं और हमें मिलता क्या है? बीमारियां मुफ्त में मिलती हैं और यही पूरे लाइफ चलते रहता है और अल्टीमेटली ये बताया जाता है कि भाई हमने बहुत किया आपके लिए, अब आप धीरे धीरे, मतलब बोलते ना, प्रिपेयर करना आपको चालू कर दिया जाता है, आपको प्रिपेयर किया जाता है और इस तरह से हम चलते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम जिस किसी के लिए कामधेनु है तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि हम ठीक हो जाएं, हम गोली खाते रहें और बीमारियां बटोरते रहें। यही है लाइफ का आनंद, यही हमने देखा है अभी तक।
तो हम लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास बेशक जाइए, लेकिन आपको इलाज नहीं मिलेगा। अगर आपको स्वास्थ्य लेना है, आपको स्वास्थ्य चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा डाइट डॉक्टर के पास, क्योंकि जब तक आप डाइट में सुधार नहीं लाओगे आपकी बीमारियां कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए अब हम दूसरे अप्रोच को लेकर के आपको बताते हैं कि हमारी डायबिटीज़ में एक्चुअल समस्या क्या है। डायबिटीज़ में हमारी एक्चुअल समस्या है ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होना। ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, इस बात को आप भी अभी तक भली भांति समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खाते हैं, हमारे ब्लड में वो कार्बोहाइड्रेट पेट में डाइजेस्ट होने के बाद पेट से वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसुलिन हमने पहले से ज़्यादा इंटेक करते हुए इंसुलिन को रेजिस्टेंस बना दिया है। इंसुलिन सेल्स जो है इंसुलिन के प्रति अपना प्रतिरोध तैयार कर लिया है, वो इंसुलिन की सुनता नहीं है। तो यह नॉर्मल तरीके से, लेकिन होता क्या है कि जब हम ग्लूकोज खाना बंद कर देंगे यानी कम कर देंगे, तो जैसे ही ग्लूकोज कम करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि जब ग्लूकोज जाएगा नहीं तो ब्लड में कहाँ से जाएगा। जब हम ग्लूकोज का इंटेक नहीं करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने का सवाल नहीं उठता है। तो जैसे जैसे हम ग्लूकोज की मात्रा को कम करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है बिना दवाइयों के। अब बात आती है कि जब बिना दवाइयों के ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, तो जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा सेल्स को आराम मिलेगा। सेल्स का और इंसुलिन का जो बीच का खटपट चल रहा था वो भी कम होगा, मतलब इन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगेगी। इनका जो रेजिस्टेंस की बात थी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हमारा कम होगा वैसे धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल कम होगा। जब ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और तब हम देखते हैं कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है और हमारे पास, जबकि पहले हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे पास इंसुलिन भरपूर मात्रा में है, इंसुलिन की मात्रा की कमी नहीं है, हमारे पास हाइपर इंसुलिनीमिया है, मीन्स इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है सेल्स के प्रति। उसका जो सेल्स और इंसुलिन के बीच में जो रेजिस्टेंस की बात हो चुकी है, उस रेजिस्टेंस की वजह से वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन इंसुलिन भरपूर मात्रा में है। तब आप देखेंगे कि वही इंसुलिन हमारे ब्लड में जो कम मात्रा में शुगर आ रहा है उसको ये यूटिलाइज करने लगता है, और साथ साथ में जो ऐसे भी एक्सेस शुगर है वो भी धीरे धीरे सेल्स उसको एज ए एनर्जी यूज करने लगता है, और हमारे शरीर से इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब हम देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है तो हमारा मोटापा कम होने लगता है। हम जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है तो ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है तो हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है तो किडनी से संबंधित बीमारियां भी कम होती हैं। मतलब इस तरह से हमने देखा कि हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करते हैं और बीमारियों को ठीक होते हुए देख रहे हैं, बीमारियां ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इतना सिंपल सा इलाज और सिस्टम को समझ करके आगे फॉलो करना ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे समझ से। बशर्ते होता क्या है कि इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा जानने के लिए, जानकारी किस बात की, नॉलेज किस बात का कि कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में, किस खाने में ज़्यादा है, और यह जानने के बाद कि किस भोजन में यह कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसको नहीं खाने की कोशिश करना, उसको कम खाना यानी नहीं खाना, यह एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। मतलब हम जानकारी लेंगे कि किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, उसको जानने के बाद उसको कम करते हुए, नहीं खाते हुए और उस तरह से उसका पालन करते हुए यह जवाबदारी निर्धारित करेंगे, यानी हम नॉलेज लेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में हम अधिक से अधिक बीमारियों से फ्री होते जा रहे हैं। डायबिटीज़ ही नहीं, और भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं आप देखेंगे कि आप उससे फ्री होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा मेथड है,
हमें बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा मेथड दिखता है, जिससे कि आपको एक स्वास्थ्य भी मिलता है और आपकी बीमारियां दूर होते हुए दिखती हैं। तो हम इसे वापस आसानी से यह बात को दावे से कह सकते हैं कि अगर आप नॉलेज और डिसिप्लिन के लिए तैयार होते हैं तो आपकी बीमारियों को भागना उसकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जानकारी आएगी। जानकारी लेने के बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे अब फ़ायदा हो रहा है, और इस तरह से आप देखेंगे कि आप ठीक होते दिख रहे हैं, और आप ठीक होंगे तो आप लोगों को भी बताएंगे। और इस तरह से मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप पहले ठीक हों, और आपके ठीक होने के बाद आप दूसरे लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी दें, वो भी ठीक हों, और इस तरह से पूरे जनता का, पूरे लोगों का फ़ायदा हो और लोग ठीक हों। क्योंकि मैंने इसको करके देखा है, लोगों पर प्रयोग करते हुए देखा है, और इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आइए मेरे साथ मिल कर के डायबिटीज़ को ठीक करते हैं, और साथ में दूसरे लोगों की भी डायबिटीज़ को भगाते हैं। और साथ साथ में डायबिटीज़ ही नहीं, जितने भी इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसको मेटाबॉलिक डिजीज़ या लाइफस्टाइल की बीमारियां बोली जाती हैं, इस तरह की सभी बीमारियां आप देखेंगे कि इस सिस्टम पे आने के बाद ख़त्म होती हुई दिखती हैं, और आप एक हेल्दी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और आपको उसका आनंद भी महसूस होने लगेगा। इस तरह से हम आगे आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और जिसमें नहीं होता है या कम होता है, तो किस प्रकार के फूड आपको खाने चाहिए और किस प्रकार के फूड नहीं खाने चाहिए, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।